India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, लेकिन मंगलवार को होने वाली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी से रोक लगाने की मांग मानने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने मालवीय से विवादित कार्टून पर माफी मांगने के लिए कल तक का वक्त देते हुए उनके वकील को कल तक इस मामले से कोर्ट को अवगत कराए जाने को कहा। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए मालवीय के विवादित कार्टून पर आपत्ति जताई और टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, कार्टूनिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं हेमंत मालवीय की वकील वृंदा गोवन ने कहा कि यह मामला 2021 में कोविड के दौरान बनाए गए एक कार्टून से जुड़ा हुआ है। इसमें BNS के तहत अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत को लेकर इस मामले में कई फैसलों को दिया, जिसे हाई कोर्ट ने नहीं माना और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और विवादित कार्टून बनाते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही हाई कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से बाहर माना था। दरअसल RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाए गए विवादित कार्टून के मामले में हाई कोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत मालवीय ने 2021 में कोविड वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सवाल उठाते हुए एक कार्टून बनाया था। मई 2025 में एक फेसबुक यूजर ने इस कार्टून को आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ फिर से साझा किया। मालवीय ने इस पोस्ट को फिर से साझा किया, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने मालवीय के आचरण को भड़काऊ और अपरिपक्व बताया। मालवीय की वकील वृंदा ग्रोवर ने पोस्ट को हटाने पर सहमति जताई और कहा कि उनके मुवक्किल ने आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं किया। वहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके कार्यों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग हुआ है और पुलिस से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। मालवीय पर भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और शांति भंग करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए मामला स्थगित कर दिया है। अदालत का फैसला यह तय करेगा कि मालवीय को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं। ये मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कलात्मक अभिव्यक्ति की सीमाओं पर सवाल उठाता है। अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि क्या सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें उनके पोस्ट घृणा या हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस मामले का परिणाम इस बात पर प्रभाव डाल सकता है कि भारतीय अदालतें ऑनलाइन सामग्री से संबंधित कानूनों की व्याख्या और लागू कैसे करती है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने उनकी जान बचाने के लिए सभी संभावित विकल्पों का उपयोग कर लिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं आया है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमानी ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि सरकार ने बातचीत और अन्य तरीकों से प्रयास किया है, लेकिन यमन सरकार ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। रक्तमूल्य की व्यवस्था। याचिकाकर्ता ने रक्तमूल्य की व्यवस्था की है जो मृतक के परिवार को मुआवजा देने के बदले में निमिषा प्रिया को रिहा करने के लिए है।
हालांकि मृतक के परिवार ने इसे सम्मान का सवाल बताते हुए अस्वीकार कर दिया है। सरकार के प्रयास। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरकार ने अपनी तरफ से सभी प्रयास किए हैं, लेकिन यमन सरकार के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने बताया कि एक प्रभावशाली शेख को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगले कदम। कोर्ट ने मामले को 18 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और पार्टियों को स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। निमिषा प्रिया यमन में एक नर्स के रूप में काम कर रही थी। उन पर एक यमेनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उनकी अपील यमनी सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। अब एक स्वयंसेवी संगठन सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल उनके मामले में आगे बढ़ रहा है और उनकी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे गुट के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर जारी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि चुनाव चिन्ह को लेकर दाखिल मूल मामले पर सुनवाई की आवश्यकता है। चुनाव तो होते ही रहेंगे और आप लोग चुनाव लड़ते भी रहेंगे। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत संविधान पीठ के फैसले से पहले दी गई थी। अब तो मुख्य मामले की सुनवाई होनी चाहिए। इस मामले में दिया गया अंतरिम आदेश संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है, क्योंकि यह सदन में बहुमत फैसले के आधार पर नहीं हो सकता। वहीं शिंदे गुट के वरिष्ठ वकील एन.के. कौल ने कहा कि तब से अब तक इसी बीच 2 चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में याची कैसे कह सकते हैं कि मामले में आदेश पारित किया जाना चाहिए। जवाब में उद्धव के वकील ने कहा कि विपक्ष गलत आधार पर दिए गए अंतरिम आदेश का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव कभी भी अधिसूचित हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मुख्य मामले की सुनवाई होनी है, इसके लिए हम अगस्त में तारीख तय करेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम एक पूरा दिन तो सुनवाई के लिए चाहिए। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिल्म निर्माता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग को उठाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में वकील गौरव भाटिया ने रिलीज पर लगी अंतरिम रोक हटाने की मांग करते हुए कहा कि फिल्म निर्माता ने अपने जीवन की कमाई लगा दी। सिनेमा हॉल इंतजार कर रहे कि फिल्म रिलीज हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को केंद्र सरकार को फिल्म उदयपुर फाइल्स की जांच करने का निर्देश दिया और इसकी रिलीज पर रोक लगा दी। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई। निर्माताओं का तर्क है कि यह फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणीकरण मिल चुका है और हाई कोर्ट का आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 1 या 2 दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की है। इन याचिकाओं में परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की गई है, विशेष रूप से उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों के प्रकटीकरण के संबंध में। नीट पीजी परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। पारदर्शिता की मांग। याचिकाकर्ताओं ने मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है, जिसमें उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों का प्रकटीकरण शामिल है। सुनवाई की तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है।
याचिकाकर्ताओं की मांग। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देशों की मांग की है, जिसमें उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों का प्रकटीकरण, पुनर्मूल्यांकन की अनुमति और विवादित प्रश्नों पर आपत्ति करने की अनुमति शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय को वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने का अधिकार है, बता दें, जिसमें स्वतः संज्ञान आधारित पर नियुक्ति शामिल है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्णय पर दिया और कहा कि उच्च न्यायालय अपने पूर्ण पीठ के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में किसी वकील को बदनाम करने के लिए अपने सुमोटो अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय को वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने का अधिकार है, जिसमें सुमोटो आधार पर नियुक्ति शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ओडिशा उच्च न्यायालय के नियम 6 उपधारा 9 जो सुमोटो बदनाम की अनुमति देते हैं वैध है और उच्च न्यायालयों को अपने नियमों के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने का अधिकार है। न्यायालय ने जोर दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है। इस निर्णय से उच्च न्यायालयों को वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने में अधिक स्वायत्तता मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों में पति और पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग की गई टेलीफोनिक बातचीत को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द करते हुए आया है, जिसमें कहा गया था कि पत्नी की बिना जानकारी के बातचीत रिकॉर्ड करना और उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के साथ संतुलित करना आवश्यक है। वैवाहिक विवादों में सच्चाई का पता लगाना सर्वोपरि है और गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के तहत पति पत्नी के बीच के संवाद को विशेषाधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें अपवाद भी है, खासकर जब पति पत्नी के बीच ही कोई मुकदमा चल रहा हो। यह फैसला वैवाहिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पति पत्नी के बीच संबंधों में पारदर्शिता लाने और वैवाहिक विवादों को निपटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस फैसले से निजता के अधिकार को लेकर भी बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई की जिस पर आरोपी पर आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया था। आरोपी ने मृतक को 10 लाख रुपए का ऋण दिया था और कथित तौर पर पैसे मांगने पर धमकी दी थी। आत्महत्या के नोट में भी आरोपी का नाम था। आरोपी पर आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप है। हाई कोर्ट ने आत्महत्या के नोट और ऋण दस्तावेजों के आधार पर एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मुकदमे पर रोक लगा दी है और मामले को विचारणीय माना है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और मामले की आगे की सुनवाई तक 17 मुकदमे पर रोक लगा दी है। केस पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल वेब रिसर्चर प्रीति। जी ज़रूर। गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के एक व्यक्ति 21 दिसंबर 2022 को, जो कि बेसिकली कंप्लेनेंट के पिता थे, वो सुसाइड कर लेते हैं। ये खबर सुनते ही जो कंप्लेनेंट है वो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन तब तक उनके पिता का देहांत हो चुका होता है। इस केस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है वो बेसिकली एक सुसाइड नोट है,
जो कि डिसीज के पॉकेट से मिलता है। उस सुसाइड नोट पे बेसिकली कुछ नेम लिखे होते हैं और उन नेम का उन लोगों से बेसिकली जो डिसीज़ होते हैं उन्होंने लोन लिया होता है। ये जो लोन होता है ये बेसिकली उन पे आरोप डाला गया होता है कि वो उनको कंटिन्यूसली धमका रहे होते हैं, धमकी दे रहे होते हैं पैसे ना देने पर। अब जो इन नामों के बीच में जो सबसे एक ख़ास नाम आता है वो आता है धीरूभाई लोटवाला का, जो बेसिकली अभी भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे अपने बेकसूर होने की बात रख रहे हैं। कंप्लेनेंट जो होता है वो 22 दिसंबर 2022 को पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन पुलिस वहाँ पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। लेकिन फिर 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है। जो आरोपी है, लेकिन जो कि एक्यूज है बेसिकली, उस पे आरोप लगता है सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 506 क्लॉज 2 ऑफ आईपीसी, जो कि है क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड अबेटमेंट टू सुसाइड। अब ये जो एक्यूज होता है वो बेसिकली जाते हैं हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट में जाके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनकी एफआईआर है उसको क्वॉश कर दिया जाए, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि उनके बीच और जो डिसीज़ होते हैं उनके बीच में संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। जो लोन अमाउंट होता है वो 10 लाख रुपए होता है और जो 10 लाख रुपए होते हैं उन्होंने बहुत पीसफुली मांगे होते हैं, कोई धमकी वगैरह नहीं दी होती है। एफआईआर में ये भी कहा गया है, एफआईआर में वो ये भी मेंशन करते हैं कि एफआईआर में कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स या फिर कॉल रिकॉर्ड्स मेंशन नहीं है, प्लस कोई भी मेंसरिया का भी मेंशन नहीं किया गया है और एफआईआर 15 दिन डिले हुआ है और इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि ये 15 दिन डिले क्यों हुआ था। जी बहुत शुक्रिया प्रीति सिंह ये जानकारी साझा करने के लिए। अब आइए लीगल इंडिया वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ क्या आरोप हैं। रिसेंटली राहुल सेवेनी कोर्ट दिल्ली ने अपने वर्डिक्ट को रिजर्व करते हुए कहा इन द केस ऑफ ईडी वर्सेस सोनिया गांधी एंड अदर्स कि हम इस केस के अंदर कॉग्निजेंस ले सकते हैं कि नहीं, ये हम बताएंगे ऑन जुलाई 29। तो आइए हम जानते हैं इस केस के बारे में। ये केस है नेशनल हेराल्ड का, जो फेमसली हम नेशनल हेराल्ड केस कहते हैं। इस केस के अंदर जो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं उन पे ये इल्ज़ाम लगाया है ईडी ने कि इनने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इस केस के अंदर जो इलीगल प्रॉपर्टी इनने एक्वायर करी है इन दिस केस के अंदर, तो उस केस में क्या जो कोर्ट है वो समन कर सकती है और क्या कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले सकती है। तो अब कोर्ट ने अपना जवाब साफ साफ कह दिया है कि हम डिसाइड करेंगे इस मैटर को ऑन 29 ऑफ जुलाई। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.